नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और मौज कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग रोज रात 10 बजे मिलते हैं, लेकिन आज और कल 7 बजे मिलेंगे, है ना। वैसे तो हम लोग रोज रात 10 बजे मिलते हैं और रात 10 बजे हम लोग स्पेशल क्लास पे पॉलिटी की प्रश्नों के साथ कुछ डिस्कशन करते हैं, यानी इंडियन पॉलिटी की एक श्रृंखला चलाते हैं, जिसमें सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम्स के लिए होते हैं। और उसका उद्देश्य होता है यूपीपीएससी 2020, यानी यूपीपीसीएस का जो आपका 2020 का यानी 2020 का एग्जाम होने वाला है, उसको आधार बनाते हुए, या किसी भी अदर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान पीसीएस का हो या चाहे वो किसी अन्य पीसीएस का एग्जाम हो, तो सारे के सारे एग्जाम्स को हम लोग आधार बनाते हुए क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस डिस्कशन को एंजॉय करते होंगे। खैर, आज हम लोग 10 बजे न मिलकर 7 बजे मिल रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिस इज माई रेफरल कोड विपुल10। अगर आप ये यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा किसी भी कोर्स को परचेज करते टाइम, अगर आप ये यूज करेंगे तो। और इसके साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, कि अगर आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, है ना, यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, या 12 महीने का, या 2 साल का, तो ध्यान रखिए, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरा का पूरा पीसीएस का कंटेंट मिलेगा, लगभग 50 एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप लगभग 50 एजुकेटर के सारे वीडियोस देख सकते हैं, पुराने वीडियो देख सकते हैं, नए वीडियो देख सकते हैं, सारी क्लासेस देख सकते हैं, पुरानी क्लासेस, नई क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी सब कुछ देख सकते हैं। यानी सारा का सारा आप देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी आप चाहें आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा, 12 महीने तक पूरी की पूरी कैटेगरी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, यानी सारी की सारी वीडियोस आप पुरानी, नई, लाइव सब कुछ आप देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, 24 महीने का लेते हैं तो 8,400 रुपए का, अगर आप इसमें ये रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे VIPUL विपुल10, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा। और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट मैं डील करता हूं, तो 2 सब्जेक्ट आप मेरे के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, यानी मेरे साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। खैर, मुझे पता है कि आप लोग यही कहेंगे कि कोचिंग क्या जरूरी होती है, तो जाहिर सी बात है भैया कि आप किताबों से पढ़कर भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भैया, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। किताबों से पढ़कर भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोचिंग करते हैं तो थोड़ी सी आपको सहूलियत हो जाती है, यानी जो चीजें आप 2 घंटे 2 महीने में सीखने की कोशिश करेंगे वो आप 1 महीने में सीख जाते हैं, यही इसका फायदा होता है। और आपको यहाँ पर 1 से अधिक एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, यानी कि जैसे मैं इंडियन पॉलिटी डील करता हूँ, मेरे अलावा अन्य लोग भी डील करते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, अच्छे एजुकेटर से, यानी 1 से अधिक एजुकेटर से पढ़ने का मौका। यानी 7,000 का अगर कोई कोर्स है, 6300 रुपया में आप खरीद रहे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, 1 से अधिक एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, यानी सब कुछ, जिसको कहते हैं ना, इतना ढेर सारा कंटेंट मात्र 6300 रुपया में भैया, इतना ढेर सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो भाई इतने में तो ऑफलाइन अगर कोई कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं तो इतने में तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी मिलती है ना, इतने में तो सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलती है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्री प्रीलिम का मेंस का बैच मिल जा रहा है आपको, सारे कंटेंट मिल जा रहे हैं आपको, तो खैर बहुत महंगा नहीं होगा अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। नहीं, ये टाइम डेली नहीं रहेगा सीवी, ये टाइम देखिए भैया, ध्यान दीजिएगा कि रोज रात 10 बजे श्रृंखला चलती है, लेकिन आज हम लोग 7 बजे लेकर आए हैं। आज ये मैराथन क्लास है, जो कि 22 जुलाई को एक बैच स्टार्ट हुआ है, आपको पता है ना, 22 जुलाई को एक पीसीएस का टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है, 22 जुलाई, ठीक, 2-3 दिन हुए हैं। आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, जिसके पास सब्सक्रिप्शन है। इस बैच में 3:30 बजे मेरी पॉलिटी की क्लास चलती है, 3:30, 3:30 बजे पॉलिटी की क्लास चलती है, और सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आपके चहेते एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। 22 जुलाई को जो पीसीएस का बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें ओपी चौधरी सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तारिक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और हिमांशु थापा सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है, जिनके पास नहीं है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं भैया। और 3:30 बजे उसमें इंडियन पॉलिटी की क्लास चलती है, और सुबह 8:30 बजे भी प्लस पर इंडियन पॉलिटी की क्लास चलती है, वो पुराना बीईओ का बैच है। तो जो लोग बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, खैर वो बैच खत्म होने वाला है, बट स्टिल यू कैन ज्वाइन।
चलिए भैया शुरू करते हैं हम लोग आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। शम्मा की रोशनी में चाय की गर्दिश में क्लास का मजा। आज का पहला सवाल आपके लिए ये, यानी ये पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तैयार हैं आप लोग? शुरू किया जाए। तैयार हैं? शुरू करें? रेडी? गुड। पहला सवाल पढ़िएगा, खतरनाक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी उद्देशिका यानी प्रियम्बल पूछ रहा है ये। प्रियम्बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी पहला कह रहा है कि जो प्रियम्बल होता है वो आपका कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, यानी ये उस ऑब्जेक्टिव को बताती है जिसे संविधान आगे बढ़ाना चाहता है, यानी ये उद्देश्य से बता रहा है। तीसरा कह रहा है उद्देशिका उस सोर्स को बताती है जिससे संविधान को राइट मिलता है, यानी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को राइट मिलता है वो बताती है। खैर आपको बताना है, पोल के थ्रू भैया आप लोग जवाब दीजिएगा। अब पता नहीं सही कह रहा है या गलत कह रहा है, अब आप लोग को बताना है ये तो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। इकहत्तर % लोग सही जवाब, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था ना, हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी थी, यानी हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था। एक बात बहुत ध्यान से हम लोगों ने देखी थी कि प्रियम्बल इज आवर ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रियम्बल का सबसे पहला भाग जिसमें लिखा हुआ बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या बताता है? यानी संविधान को राइट, यानी संविधान को जो अधिकार मिले हैं उसका स्रोत क्या है? जनता है, यानी पीपल है, यानी राइट ऑफ अथॉरिटी का जो सोर्स है वो बताता है पहला भाग। और दूसरा भाग मैंने क्या कहा था कि प्रियम्बल का दूसरा पार्ट बताता है कि हम किस नेचर में भारत को ढालना चाहते हैं, भारत को हम कौन सी प्रकृति देना चाहते हैं, पॉलिटी को हम कौन सी प्रकृति देना चाहते हैं, ये दूसरा भाग बताता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रियम्बल इज आवर ऑब्जेक्टिव, प्रस्तावना हमारा उद्देश्य है, प्रस्तावना हमारा ड्रीम है, प्रस्तावना क्या है? हमारा सपना है भैया। हम भारत देश का संविधान कैसा बनाना चाहते हैं, किस तरह का बनाना चाहते हैं, तो क्या है प्रस्तावना? हमारा सपना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, तो बताओ प्रियम्बल इज इनफोर्सिएबल? क्या प्रियम्बल इनफोर्सिएबल है? बताएं जनाब। नो। क्या कोई भी पॉइंट अगर प्रियम्बल में मेंशन्ड है तो उसको आधार बना के हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? आधार बना के हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? नहीं, इनफोर्सिएबल नहीं है। तो ये तीन के तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे? इसमें सही होंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, खैर जो लोग नए बैच के विद्यार्थी हैं उनको अच्छा लग रहा होगा कि देखो मेरे सही हो रहा है। 3:30 बजे वाले बैच के जो लोग हैं उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं? चलो खैर आगे आते हैं। देखो इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों का कारण क्या है? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बड़ी मात्रा में संशोधन हुए हैं उसका क्या कारण है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, यानी लचीला है? सेकंड कह रहा है कि बड़ी संख्या में संशोधन संविधान के जो ओरिजिनल प्रोविजंस हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए किए गए हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि बहुत से संशोधन पॉलिटिकल कंसर्न से हुए हैं, यानी राजनीतिक आम सहमति का रिजल्ट है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से बताइएगा, जज्बाती नहीं हूं मैं। ध्यान से पढ़ के बताइएगा भैया। टेलीग्राम ग्रुप ऊपर दिया हुआ है, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जब लिंक जाता है तो प्लीज आप लोग शेयर भी कर दिया करें अपने लर्निंग ग्रुप्स वगैरह वगैरह में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स जुड़ सके। पढ़ लिया? हाँ पुलिस आ गई, तुमको पकड़ेगी ना स्नैक ड्रैगन। अरे यार मात्र 39% लोग सही जवाब। क्या बादाम उदाम नहीं खाइए क्या आज तुम लोगों ने? सारा का सारा जो है क्या कहते हैं सही जवाब दे रहे हो, सारा गलत जवाब दे रहे हो। देखो भैया ये सब ऐसे सवाल हैं
जो आपका माथा ठनका देते हैं। ऐसे सवाल हैं जो माथा ठनका देते हैं। समझ में आया? स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं, सब आपका माथा ठनकाते हैं। इसलिए भैया ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वागत है भाई सभी का, जय हिंद। आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग मौसमी फल खाया करें और बालों में सरसों का तेल लगाया करें, जैसे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, और स्वस्थ रहेंगे तो सवाल अच्छे से करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में जो अमेंडमेंट हुए, मैं मानता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 104 संशोधन हुए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 104 संशोधन हुए, यानी 104 अमेंडमेंट हुए, जिसमें से क्या इस बेस पर यह कहना सही होगा कि हमारे भारत का संविधान लचीला है? नहीं, हमारे भारत का संविधान फ्लेक्सिबल नहीं है। हमारे भारत का संविधान ना तो ज्यादा कठोर है, ध्यान देना, ना तो ज्यादा कठोर है और ना तो ज्यादा क्या है, लचीला है। ना तो ज्यादा कठोर है और ना तो ज्यादा लचीला है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंशतः रिजिड है और अंशतः क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यानी एक व्यापक बैलेंस बना हुआ है, यानी दोनों का समन्वय बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। और ये बिल्कुल सही है सर कि हमारे भारत देश में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी ओरिजिनल प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए किए गए हैं, यानी उसी को स्पष्ट करने के लिए किए गए हैं। जटिल भाषा है ना, अस्पष्टता का अभाव, इस वजह से बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं। और जाहिर सी बात है, तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि बहुत संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम है, तो जाहिर सी बात है सर, हमारे भारत देश में अक्सर, है ना, हमारे भारत देश में अक्सर संविधान संशोधन राजनीतिक सहमति के ही परिणाम होते हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक सहमति बने हमारे भारत देश में क्या संविधान संशोधन संभव हो पाता है? क्योंककि संविधान संशोधन करने के लिए क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन के लिए की प्रक्रिया हमारे भारत देश के आर्टिकल 368 में है, और अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होता है उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और विशेष बहुमत का किसी सदन में प्राप्त होना कोई मामूली बात नहीं होती है। अगर कोई भी स्टेबल सरकार है, किसी भी सरकार का राज्यसभा में विशेष बहुमत होना कोई मामूली बात नहीं है। एक बार लोकसभा में तो आप मान सकते हैं कि हो सकता है उसके पास बहुत ज्यादा नंबर हो, उसके पास बहुत ज्यादा संख्या हो, लेकिन राज्यसभा में इतनी बड़ी मेजोरिटी होना मुश्किल की बात है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम है। अक्सर हमारे भारत देश में पॉलिटिकल कंसर्न से ही संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, यस बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, इसमें होगा फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है भैया? आगे बढ़ा जाए। अरे लो यार, ये आंसर सी है, तो सी ही तो पोल दिया था। पोल में क्या दिया था मैंने? बी दिया था क्या? सी दिया था ना। चलो आगे आते हैं। चलिए आप बताइएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है भारतीय संविधान के विषय में कौन सा। सबसे पहला कह रहा है कि ऑटोक्रेसी पे क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। ऑटोक्रेसी खत्म करता है, तानाशाही खत्म करता है। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक बदलाव के लिए एक तरह से डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ सोशल चेंज, यानी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है। यह कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। उपयुक्त सभी। सरल सवाल है साहब। सरल सवाल है, लो पोल लो भाई। %95 लोग सही जवाब, वाह क्या बात है। हाँ थोड़ा बहुत हिंट, बहुत बढ़िया। कसम से आज 95%, अगर ये 100% हो गया होता तो मैं तो उछल जाता। हाँ सही कह रहा है कि एकदम मन करता, एकदम उछल के पंखे पे बैठ जाने का मन करता। वाह क्या बात है, एप्रिसिएट। हाँ खिड़की से बाहर तब कूदते हैं जब तुम लोग 20% लेके आते हो तो। ठीक है, ये 95% वाला, ये खुशी का माहौल है भैया, लड्डू उठना चाहिए इसमें। कह रहा है कि जाहिर सी बात है सर, भारतीय संविधान एक तरह से ऑटोक्रेसी पर प्रतिबंध लगाता है कि नहीं लगाता है? तानाशाही पर प्रतिबंध लगाता है, डेफिनेटली लगाता है ना।
हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कोई भी कानून या कोई भी लॉ या कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा सकती है? कोई भी गवर्नमेंट कभी संविधान के खिलाफ जा सकती है? संविधान के अगेंस्ट जा सकती है? नहीं जा सकती है ना। एक तरीके से ये एक डेमोक्रेटिक चेंज, सोशल चेंज के लिए एक क्या उपलब्ध करा रहा है? डेमोक्रेटिक साधन उपलब्ध करा रहा है, यानी डेमोक्रेटिक मीन्स उपलब्ध करा रहा है। जाहिर सी बात है सर, हमारे भारत देश में लोकतंत्र का विकास हुआ है, जिससे जनता के पास शक्तियां हैं, जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, जनता का सरकार है और जनता के माध्यम से गवर्नमेंट बनती है ना। इससे एक तरह का सामाजिक बदलाव क्रिएट हो रहा है। डेमोक्रेसी के मूल्यों को हम धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो जाहिर सी बात है सर, संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, पढ़ेंगे। ये हमारे संविधान का मोटो भी है, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हम क्या करें, हम सोशल जस्टिस क्रिएट करें, हम इकोनॉमिकल जस्टिस क्रिएट करें, है ना, हम सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें, हम आर्थिक न्याय सुनिश्चित करें, हम पॉलिटिकल जस्टिस क्रिएट करें, हम राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करें। तो समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जाए और समाज के कमजोर वर्गों को उनको उचित हक दिलाने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। एकदम सीधी सी बात है, ये सारा का सारा सही है। और ये सारा का सारा इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि संविधान के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली ये सब संविधान की जरूरतें होती हैं। इन्हीं वजहों से कहीं भी किसी भी स्टेट में रूल करने के लिए, शासन करने के लिए संविधान बनाया जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आउट ऑफ अर्थ, हाँ सही कह रहे हो, स्नैप ड्रैगन 11.2 कौन सी वेलोसिटी होती है? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कहते हैं इसको, है ना। महाभारत में जो हाथी फेंकी थी भीम ने, वो इसी वेग से फेंकी थी। महाभारत में जो भीम ने हाथी फेंकी थी वो आज तक नीचे नहीं आई, वो इसी वेग से फेंकी थी। मुझे बाद में एहसास हुआ जब मैंने ये वेलोसिटी पढ़ी, तो शुरुआत में जब बाबा जी हमारे कहानी सुनाए थे तो हम सोचते थे हाथिया गई कहाँ, ठीक है। बाद में जब हमने पलायन वेग पढ़ा तब हमको समझ में आया, अच्छा तो वो हाथ इतना बल था भीम के अंदर कि वो पलायन वेग से उछाल दिए होंगे। समझ गए? आगे आते हैं। चलो आगे चाय ही है प्रशांत, कुछ और नहीं है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, बहुत बढ़िया, मस्त सवाल है, आज ही पढ़ा है हम लोगों ने, आज ही प्लस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है 3:30 बजे। जो लोग प्लस क्लास वाले हैं वो लोग तो उछल गए होंगे, उछल के एक पता चला बेड पे बैठे नीचे बैठ गए होंगे, वाह हमारा सवाल आ गया। कह रहा है 3 के अनुसार संसद क्या कर सकती है? किसी देश पर आक्रमण की घोषणा करेगी। हाँ यार पढ़े तो थे ना। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, अच्छा। एरिया बढ़ा सकेगी, अच्छा। एक स्वायत्त परिषद की स्थापना, यानी ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना कर सकेगी। अब आपको बताना है, सरल सवाल है सर। आज नहीं ली क्लास, हाँ तो गड़बड़ करोगे फिर अनुराग। अगर आज क्लास नहीं ली हो तो रिकॉर्डिंग तो देख लेना चाहिए था। चौरासी % लोग सही जवाब, वाह। कोई नहीं, बाद में देख लीजिएगा अनुराग जी। यार हमारे समझ में नहीं आता, जो चीजें एकदम एलिमिनेट करने वाली होती हैं उस पे कैसे टिक कर देते हैं कुछ लोग, ये बता दो। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ये आर्टिकल 3 है ना। आर्टिकल 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट में बाई लॉ, यानी पार्लियामेंट लॉ बनाकर क्या कर सकती है? फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा इंक्रीज द बाउंड्री, है ना, इंक्रीज कर सकती है। किसी भी स्टेट की डिमिनिश कर सकती है, यानी कम कर सकती है। अल्टर द बाउंड्री, है ना, सीमा को अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। अल्टर द नेम, यानी राज्य का नाम बदल सकती है, नाम बदल सकती है, बाउंड्री बदल सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है ना। यही पांचों तो पढ़ा था। और नए राज्य का निर्माण हो सकता है, एक से अधिक राज्यों को मिला के या एक से अधिक राज्य को हटा के। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने आर्टिकल 3 में पढ़ा था। और ये जो पूरा का पूरा
ये जो पूरा का पूरा कांड आर्टिकल 3 के तहत होगा, इसको करेगा कौन? इससे संबंधित लॉ कौन बनाएगा? इससे संबंधित लॉ बनाएगी पार्लियामेंट यानी कि संसद, ठीक है। और ये जो कानून बनेगा ये कैसे बनेगा? ये सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से होगा, यानी सामान्य बहुमत से संसद में पारित होगा। बोलो यस और नो? सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से होगा, यानी सामान्य बहुमत से संसद में पारित होगा। पक्का ना? ओके। जियो और खरीद लो। महेश चंद्र पाल जी, आपका नेट दिक्कत है। 200 Mbps की स्पीड है, 200 MB पर सेकंड की स्पीड है यहाँ पे, जो नेट लगा हुआ है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ गए? तुम कह रहे हो जियो रख लो, ये फाइबर नेट वो है, क्या बोलते हैं, हाँ चलो आगे आते हैं हम लोग। हाँ, कौन सा नेटवर्क होता है? हाँ, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, हाँ फाइबर, वही। तो इसमें कौन सा होगा? ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। आक्रमण तो फर्जी ट्रैप बिछाया हुआ था। स्वायत्त परिषद की स्थापना, ये भी फर्जी ट्रैप बिछा हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अच्छा, कंपनी खरीद लें? अच्छा, सही कह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम प्रचार कर रहे हो महेश? देखो अगला, देखो क्या कह रहा है ये सवाल। इसमें बहुत खतरनाक जाल बिछा हुआ है, ध्यान देना। इसमें खतरनाक जाल बिछा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना भाई, एकदम बहुत जबरदस्त जाल बिछा हुआ है इसमें। कह रहा है कि मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, अतः राज्य की सीमा मतलब राज्य के लिए लिमिटेशंस। ध्यान देना, राज्य की सीमा का मतलब ये ना समझ जाना कि ये राज्य का एरिया है तो एरिया निर्धारित करते हैं मूल अधिकार, मतलब कुछ भी समझ जाओ। हाँ, ये भी नहीं है। राज्य के लिए लिमिटेशंस, हाँ, लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं, ये समझो। अतः यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, यानी स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है, यानी आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह राइट देता है कि वह किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के आधार पर किसी विधि को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल घोषित कर सकती है। अब आप बताएं। घाटा मिल रहा है, कंपनी खरीदेंगे? यार गरीब मास्टर सिद्धार्थ, क्या चाहते हो, जहर खा लें? बोल दिया जाए? पढ़ लिए हो? याद करना मेरी ट्रिक ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय। कुछ एक शब्द है जिसपे आपको अपनी आंखें गड़ानी है। वाह, धाराशाही हो गए, देखो धाराशाही हो गए। मैंने कहा था ना, कुछ शब्द है जिसपे अपनी आंखें गड़ानी है। एक ही तो शब्द था जिसपे आंखें गड़ानी थी। बिल्कुल, ओनली, मात्र। ये देखो, भूत आया है कोई, रहो बताते हैं तुमको हम। देखो एक बात समझिएगा, ये राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या केवल स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं? आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हम छुआछूत फैला सकते हैं क्या? बताओ, हम क्या अनटचेबिलिटी फैला सकते हैं? हम छुआछूत फैला सकते हैं क्या? नागरिकों के विरुद्ध नहीं मिला हुआ है भैया। हाँ, नागरिकों के विरुद्ध नहीं मिला हुआ है क्या? मिला हुआ है ना। यानी इसका मतलब क्या, राज्य के साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी मिले हुए हैं। क्या आप किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकते हो क्या? आप किसी का मौलिक अधिकार छीन सकते हैं? अगर व्यक्ति किसी का मौलिक अधिकार छीनने लगे तो डेफिनेटली ना। हाँ, यस, ओके, बिल्कुल। तो आपको जज्बाती इस पे नहीं होना। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ केवल अगर ना लिखा रहता तो सही हो जाता, यानी केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा। इधर क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है वो किसी भी जाहिर सी बात है सर, आर्टिकल 13 यही तो कह रहा है। आर्टिकल 13 यही कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, यानी ऐसा कोई भी लॉ बनेगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेशन करेगा, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा, वो क्या होगा, वो शून्य होगा। बताओ, ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है? हाँ? बोलो यस। फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या डिफरेंस है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये डिफरेंस है भैया कि सुप्रीम कोर्ट
सिर्फ मौलिक अधिकारों का संरक्षक है अधिकारों के मामले में, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों का भी संरक्षक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी करेगा जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ हो। यानी सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अन्य अधिकारों के हनन के सिलसिले में भी रिट जारी कर सकता है। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट, है ना। रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में अगर ध्यान दिया जाए तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति रखता है। समझ गए होंगे आई थिंक, जो मतलब जिन्होंने पूछा होगा, ये नाम भूल गया मैं। क्या कह रहे हो? राइट्स मींस दिखाई नहीं पड़ रहा है। अदर राइट्स मींस कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होनी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट के अलावा क्या और अधिकार नहीं है क्या? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप हाई कोर्ट रिट किसी भी अधिकार के उल्लंघन के सिलसिले में जारी कर सकते हैं। हाँ, रिट के मामले में, सिर्फ रिट के मामले में हाई कोर्ट ज्यादा जुरिस्डिक्शन रखता है, समझे। रेड के मामले में हाई कोर्ट पावरफुल है, रिट के मामले में सीएम वाजपेयी। नागरिकता का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिटीजनशिप? आपको बताना है भैया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिटीजनशिप, यानी नागरिकता का क्या अर्थ है। नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, यानी पूरी तरह से सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। सेकंड कह रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए जो आपको राइट टू वोट होता है, ये संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिटीजनशिप? बहुत मस्त सवाल है। सिविल मतलब नागरिक अधिकार, सिविल मतलब नागरिक अधिकार। पढ़ लिया है? बोल दिया जाए। देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा ना उसका ये सवाल 100% गलत होगा, जान लेना। मैं बता रहा हूं ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। बच गए। अच्छे, तुम प्लस पे नहीं आ रहे। अच्छा, नहीं लगाया ना दिमाग? हाँ, बहुत अच्छा है। हिंट देना जरूरी था ना भाई। देखो, नागरिकता का क्या अधिकार, क्या मतलब होता है? अगर किसी के पास भारत की नागरिकता है, यानी अगर किसी के पास भारत की सिटीजनशिप है, यानी भारत की नागरिकता है, तो इसका मतलब उसे पूरे के पूरे नागरिक अधिकार और पूरे के पूरे पॉलिटिकल राइट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस और नो, है ना। पूरे के पूरे नागरिक अधिकार और पूरे के पूरे पॉलिटिकल राइट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस, डेफिनेटली, है ना। लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है तो ये तो रहेगा ही ना। अगर पॉलिटिकल राइट का मतलब क्या होता है? आप संसद का सदस्य बन सकते हो, आप विधायक बन सकते हो, आप सांसद बन सकते हो, आप विधानसभा के लिए वोट कर सकते हो, आप लोकसभा के लिए वोट कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप भारत के नागरिक हो, आप वोट देने के लिए गए हो तो वहां पे कह दिया जाए नहीं भैया बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वोट नहीं देने देंगे तुमको, ना। बहुत स्मार्ट लग रहे हो, नहीं वोट नहीं देने देंगे, जाओ तुम एक्टर बन जाओ, है ना, सिनेमा में चले जाओ तुम। ऐसा थोड़ी ना होगा। तो बिल्कुल, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार भी नागरिक को होता है ना। राइट टू वोट भी नागरिक के पास होता है, एंड सारे के सारे सिविल और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। अच्छा, क्या गैर नागरिकों को भी कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं? क्या गैर नागरिकों को भी हमारे भारत देश में कुछ अधिकार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यस और नो? यस, गैर नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा नहीं है कि गैर नागरिक आएगा तो क्या उसको मार डालोगे क्या? चलिए आगे ध्यान से पढ़िएगा, सवाल बड़ा है, एकदम आंखें बड़ी करके पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? हर राज्य। अरे यार, हर राज्य का क्या मतलब है? मतलब उस पे क्यों जज्बाती हो रहे हो? हर राज्य मतलब हर राज्य का नागरिक, मतलब यार इस पे
इस पे इतना जज्बाती हो गए। हर राज्य की विधानसभा, मतलब हर राज्य की विधानसभा का मतलब है हर राज्य के नागरिक अपनी अपनी विधानसभा। देखो, भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के इन्फोर्स के लिए आर्टिकल 368 के अधीन संशोधन के बिना, अरे यार क्या लिख दिया है वर्ड, क्या मतलब इतना सारा क्या लिख उठा है इसमें। कह रहा है कि देयर आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच एम्पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड or to effect the enforcement of the certain provisions of the constitution without amendment under article 368, यानी बिना अनुच्छेद 368 का संशोधन किए हुए भारतीय संविधान के कुछ उपबंध को क्या किया जा सकता है। अब आप देख लीजिए, इसकी ज्यादा नहीं बताएंगे वरना सब हिंट हो जाएगा, फिर सारा बता ही देंगे। पहला कह रहा है आर्टिकल 2 से रिलेटेड विधि, 3 कह रहा है 3 से रिलेटेड सेकंड, और पहली और फोर्थ अनुसूची में संशोधन। हाँ, इन्फोर्स का मतलब कानून बनेगा तो इन्फोर्स तो होगा ना नोबिता, लॉ बनेगा तो इन्फोर्स तो होगा ना। नहीं, टाइम आज चेंज हुआ है, आज और कल के लिए अनुज राजपूत, आज के लिए टाइम चेंज है और आई थिंक कल के लिए होगा बस, बाकी अपना वही टाइम रहेगा रात 10 बजे। ये टाइम एकदम धुआंधार टाइम है। आप लोग इस बाकी 10 बजे के अलावा और किसी समय पर सहमत नहीं होते हैं, आई नो। %65 लोग सही जवाब दे रहे हैं। आज ही पढ़ा था इसको हम लोगों ने प्लस क्लास में कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी संशोधन होगा, तो उसके लिए अनुसूची 1 यानी उसके लिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को अमेंड करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश को 2 भाग में बांटोगे तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं, अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तो यानी इसमें भी संशोधन होगा। आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि जिसमें राज्यों के निर्माण संबंधित हो, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित, तो जाहिर सी बात है ये 368 के अधीन नहीं होगी। आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 यही तो कह रहा है, आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 से रिलेटेड जो भी होगा वो 368 वाला होगा, नहीं होगा, सॉरी, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं होगा, बल्कि फिर कैसे होगा, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से होगा, यानी सामान्य विधायी प्रक्रिया से होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये भी स्टेटमेंट सही है, सारा सही है, ठीक है। हाँ, बेरुबरी वाला आपका मैं मानता हूं कि बेरुबरी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई टेरिटरी भारत से बाहर करनी है तब उसके लिए 368 का करना होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 4th शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, अविनाश अगर मान लो उत्तर प्रदेश को 2 भाग में बांटोगे तो सीटों को भी तो अलग अलग करना पड़ेगा ना राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। आगे आते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा भैया, इसमें कौन सा कथन सही है। राज्यों का एरिया, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, प्रथम अनुसूची में जो संघ और राज्य क्षेत्र समाविष्ट हैं वो, और अन्य जो एक्वायर्ड हैं वो। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा क्या है संबंधित, पढ़ा था, आज ही पढ़ा था आर्टिकल 1। %86 लोग सही जवाब, वाह क्या बात है। कैसा महसूस हो रहा है भाई, आज जो लोग पढ़े थे उनको कैसा महसूस हो रहा है, फीलिंग गुड, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा महसूस हो रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। चलिए, जाहिर सी बात है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आता है, आपको पता है कि सारे स्टेट्स आते हैं, यूटीज आती हैं और एक्वायर्ड स्टेट आते हैं। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सा समाहित होगा भैया, भारत के राज्य क्षेत्र में, तुमको ब्लॉक कर देंगे प्रियांशु अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और पोल बोले तो। ये 2 शब्द अगर तुम बोले नेक्स्ट क्वेश्चन और पोल,
अब से अगर ये दोनों अगर तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम गए, जान लेना। देखना, भारत के राज्य क्षेत्र में सम टाइम इंग्लिश वाले क्या करो, ठीक है कभी कभी नहीं दिखता है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बट मैं चेक कर लूंगा। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, एक स्टेट आता है यानी राज्यों के क्षेत्र आते हैं, यूटीज आते हैं, है ना, संघ शासित प्रदेश आते हैं, और ऐसे जो एक्वायर्ड हों यानी जिनको अर्जित किया जाए। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए सपना देखो चाइना पर कब्जा कर लिया हमने, थोड़ी देर के लिए देखो चाइना पर कब्जा, अब भैया चाइना पर कब्जा चाइना हमारा होगा ना, तो ये भारत के राज्य क्षेत्र में आएगा या नहीं आएगा? आएगा डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा जो इसके क्षेत्र में जो भी टेरिटरी होगी, जो भी टेरिटरी होगी ये पूरा का पूरा, या इससे संबंधित कोई लॉ होगा, इससे संबंधित कोई कानून होगा, या जो भी टेरिटरी होगी वो किसमें लिखी हुई है सारा का सारा, कौन से शेड्यूल में सारा का सारा वर्णन है? फर्स्ट शेड्यूल में। बोलो यस और नो। अगर मान लो अभी उत्तर प्रदेश को 2 भाग में बांट के कोई इससे रिलेटेड कानून बनाया जाए तो उसको ले जाके कहां रखा जाएगा? पहली अनुसूची में। उत्तर प्रदेश को अभी हम 2 भाग में बांटे और उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाए तो कहां ले जाके रखेंगे? फर्स्ट शेड्यूल में। एरिया यानी क्या, उसका कितना एरिया होगा, उसका कितना क्षेत्र होगा, ये सब कहां? फर्स्ट शेड्यूल में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, क्या पूछ रहा है यार, कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, ठीक है भैया, नॉट ट्रू बताना है। कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा। नॉट ट्रू बताना है। पोल, अब देखो, अब प्रियांशु पोल मांगना बंद कर दिया, भाई चुप हो गया, तो अब आप स्नैक का शुरू हो गया, स्नैक ड्रैगन का शुरू हो गया, पोल। मतलब 3 4 5 सोल्जर हैं, मतलब ये सब साथ के सोल्जर हैं। एक आदमी बंद करता है दूसरा शुरू हो जाएगा, वो बंद करे तीसरा शुरू हो जाएगा। सब मिली भगत है, अरे सबको जानते हैं ना हम सब। हाँ, ये पूरी की पूरी मैंने पूरी कहानी सुनाई थी कश्मीर को लेके। शायद शेख अब्दुल्ला के बारे में मैंने, हो सकता है बता, देखो शेख अब्दुल्ला शुरुआत में इन्होंने बहुत मदद की थी, है ना। शेख अब्दुल्ला ने शुरुआत, रियलिस्टिक नहीं है एकदम, बिल्कुल रियलिस्टिक है अनंता मिश्रा। आंसर जो है क्या कहते हैं, पूरी तरह से रियलिस्टिक है। शेख अब्दुल्ला शुरुआत में इन्होंने महाराजा हरि सिंह, देखो शेख अब्दुल्ला के बारे में आपको बता ही देते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये जो है MSc हुआ करते थे, बहुत पढ़े लिखे हुआ करते थे, और राजा हरि सिंह ने इनको नौकरी नहीं दी थी। राजा हरि सिंह ने इनको नौकरी नहीं दी थी, राजा हरि सिंह से बड़े नाराज चलते थे, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी। इनके जवाहरलाल नेहरू से भी सही संबंध हुआ करते थे। अब सही संबंध का मतलब ये नहीं कि दोनों लोग कंचे खेलते थे आपस में मिलके, हाँ बढ़िया जान पहचान थी। राजा हरि सिंह जो है के खिलाफ इन्होंने घाटी पे एक आंदोलन चलाया था, है ना। घाटी पे एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था हरि सिंह छोड़ो आंदोलन, है ना। हरि सिंह छोड़ो आंदोलन, एक जो है क्या कहते हैं, कश्मीर छोड़ो हरि सिंह के लिए कश्मीर छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था, जो है शेख अब्दुल्ला ने। और शेख अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी कश्मीर में बहुत अच्छी थी। इवन शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि भारत, कश्मीर भारत के साथ मिले, ये बात याद रखिएगा। बाद में भले शेख अब्दुल्ला जी का जो है क्या कहते हैं विचार बदला, जेल में डाले, निकले बाहर, वो अलग चीज है, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा क्रिएट हुआ, बाद में क्या क्या चीजें हुई ये सब नहीं है। शुरुआत में शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि ये भारत, क्योंकि शेख अब्दुल्ला डेमोक्रेसी के समर्थक थे, लोकतंत्र के समर्थक थे। राजा हरि सिंह डेमोक्रेसी का समर्थक नहीं था। राजा हरि सिंह चाहता था हम स्वतंत्र रहें, लेकिन शेख अब्दुल्ला चाहता थे कि हम, और राजा हरि सिंह इसलिए भी नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी आए क्योंकि राजा हरि सिंह को पता था कि अगर कश्मीर में डेमोक्रेसी आएगी तो हो सकता है शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन जाए, है ना, और हमारी कोई औकात न रह जाए, ये बात है। तो ये शुरुआत, और हाँ जब इंडियन आर्मी वहां गई थी, यानी जब कौन सा दिन था, 26 अक्टूबर 1947 को जब राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया
और 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे जब इंडियन हवाई जहाज वहां श्रीनगर के ऊपर गड़गड़ाने लगे थे, तो सारे के सारे लोगों को खाली कराने में अगर कश्मीर में सबसे ज्यादा किसी ने आर्मी की मदद की थी तो शेख अब्दुल्ला ने की थी। सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की थी तो शेख अब्दुल्ला ने की थी। ठीक है, तो हाँ, कश्मीर के हरि सिंह स्वतंत्र रखना चाहते थे, ये भी राइट स्टेटमेंट है। हाँ, पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि यहाँ आ जाए, ये भी राइट स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ने घुसपैठ किया था, ये भी राइट स्टेटमेंट है। ये भी राइट है क्योंकि पाकिस्तान ने यूएन में ये बात मानी थी, ठीक है, कि हमने घुसपैठ किया था। और शेख अब्दुल्ला चाहते थे महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में, ये शेख अब्दुल्ला चाहते थे महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर भारत में शामिल हो जाए। ये चाहते थे शेख अब्दुल्ला। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र है, ये चाहते थे शेख अब्दुल्ला। समझ गए? आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? क्या मतलब आधारभूत विशेषता? मतलब अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर समझो, समझ लो, मतलब फंडामेंटल फीचर, बेसिक फीचर समझ सकते हो आप। ये तो सीधा सीधा लिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है यार, सीधा सीधा दिख रहा है, सरल सवाल है। सुप्रीम कोर्ट बता सकता है, हम नहीं। सीधा सीधा दिख रहा है कि कौन सा फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। फेडरलिज्म है ना। बहुत सुंदर सवाल है। अच्छा, सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया। हाँ, मेकअप वेकअप करके आया है ना सवाल। सुंदर सवाल है, क्यूट सा सवाल है, छोटू सा क्यूट सा है। सही है। पढ़ लो, बता दे रहे हैं, अभी समय है, वरना पढ़ लो, वरना सुंदरता के लिए जो लकमे की डिमांड होती है ना, वो भी पूरी ना हो पाती है। एक समय ऐसा आता है, पापा बुलाते हो, जिससे मन करता है, मन है शादी करने का ना, उससे ना किसी और से कर देते हैं। ठीक है, अब तुम कहते रह जाते हो कि नहीं अभी हमको आत्मनिर्भर बनना है। हाँ, लेकिन इसलिए कह रहे पढ़ लो। आधार देखो, फेडरलिज्म, ये हमारे भारत देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी शक्तियों का बंटवारा है, क्या ये संविधान का फंडामेंटल फीचर है? यस सर, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसआर बोम्मई केस, एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरप्रेटेट करते हुए कहा कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी कर लो, संविधान के संघात्मक ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। यानी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, फोर्थ जजेस केस, 2015, चौथा न्यायाधीश मामला 2015, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेटेट करते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। और इसी फोर्थ जजेस केस में उन्होंने एनजेएसी लेके आई थी बीजेपी गवर्नमेंट आपकी, जजों की नियुक्ति के लिए, है ना। एनजेएसी 99वां संविधान संशोधन, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? शून्य कर दिया था। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के कुछ फीचर भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, है ना। इसके भी कुछ चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है। खैर, फंडामेंटल राइट खुद भी एक फंडामेंटल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें सारा होगा। हाँ, संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति, क्या ऐसा कुछ है क्या यार? फर्जी लिखा हुआ है, काटो, एलिमिनेट करो, आगे आओ। चलिए, ये इस क्वेश्चन में ऐसा ट्रैप है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको वो जाल पता चल जाएगा, इसलिए आप खुद पढ़िए और खुद उत्तर दीजिए। आप खुद पढ़िए और खुद उत्तर दीजिए इसको। हाँ अर्जुन, तुम लेके आए हो ना लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव, तो तुमने तो इसको देखा होगा, उसमें उसमें ये सवाल है। नहीं है? अरे यार अर्जुन, तुम अलग से हो तो फिर ये स्नोफ्लैक कौन है? हाँ, लो पोल। स्नोफ्लैक है कौन? श्री तुम हो स्नोफ्लैक?
भूपेंद्र क्यों क्यों पेपर आउट कर रहे हो भाई? मात्र 27% लोग कहे तूने तगड़ा जाल बिछा हुआ था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सरल है, इतना सरल सवाल है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना सरल सवाल है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन जाल तगड़ा बिछा हुआ है बस, है ना। देखो, स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, भाग प्रियम्बल का जो दूसरा भाग कहता है कि हम अपने नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता। न्याय कितना? 3। कौन कौन सा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है पॉलिटिकल फ्रीडम, जस्टिस नहीं लिखा है, काटो। यहां लिखा है इकोनॉमिकल फ्रीडम, जस्टिस नहीं लिखा है, काटो। ठीक है। और क्या? लिबर्टी, 5 प्रकार की लिबर्टी। फ्रीडम ऑफ थॉट, है ना, विचार की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। फ्रीडम ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता, सही करो, है ना। एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, धर्म की स्वतंत्रता, सही करो। ठीक है, दोनों सही करो। अब आते हैं क्या? इक्वलिटी। कितने प्रकार की इक्वलिटी? 2। क्या? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा की समता, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समता। तो अवसर की समानता है, ना कि अवसर की स्वतंत्रता है, काटो। यानी कौन सा सही होगा? समझ गए ना साहब? समझ में आया? अब क्लियर हुआ ना कितना खतरनाक ट्रैप बिछा हुआ था? चलिए आगे आते हैं। अच्छा, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, दृष्टि में है। जहां हो। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट की सहायता से, कूट मतलब कंप्लीट नहीं दिखा रहा है? दिखा रहा है कंप्लीट, देखिए। ये आप ऊपर हिंदी वाला देख लिया करिए ना अनंता जी। ये देखिए, ऑप्शन आप हिंदी में देख लीजिए। ये जो टिक करना है आपको, बाकी सब आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, दिखा रहा है। कूट क्या है? अच्छा, सही क्रम में लगाना है क्या? क्रोनोलॉजी सेट करनी है? अच्छा, एक से एक हिंदी लिखते हैं, कूट की सहायता से। हम तो एक ही कूट जानते हैं, कूट दो। हाँ, चलो इसमें क्या कूट है भैया, देखो। मिला लिए हो? ये हिंदी, ये देखना यहाँ पे, आंसर यहाँ देख के देना। इंग्लिश में और हिंदी में सब स्टेटमेंट दिख रहे हैं, सही सही स्टेटमेंट दिख रहे हैं। आंसर इसमें देख लेना, ऑप्शन यहाँ देख लेना। सब धारा सही हो गए, मतलब क्वेश्चन नहीं कूट कर दिया तुम लोग को। मात्र 40% लोग सही जवाब सही कह रहे। किसी दिन यही मन करता है जहर खा ले, पानी पीना पड़ेगा। देखो 1946, 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, 9 दिसंबर। एमपी तुम क्यों गलत कर रहे हो भाई? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग। ठीक, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू जज्बाती। 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू जज्बाती उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमारा सपना प्रस्तुत करते हैं नेहरू जी। ठीक, 13 दिसंबर 1946। थर्ड, 3 जून 1947, 3 जून 1947 क्या? माउंटबेटन स्कीम, जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन। इसके बाद क्या आया? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ये कब? अगस्त, 22 अगस्त था ना, 22 अगस्त 1947 क्या? प्रारूप समिति।
22 अगस्त था, 29 अगस्त था, कब था? 29 था शायद। हाँ 29 अगस्त 1947। 29। ये था इसकी क्रोनोलॉजी, इसमें कौन सा सही होगा अभी? हाँ 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन। आगे आते हैं। सरल सवाल था यार, इसमें जज्बाती हो गए तुम लोग ज्यादा ही। देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? ये भी सरल है, एकदम सरल है, इसमें तो मतलब एकदम सोचना ही नहीं है यार। कल ही बताया था मैंने, कल की क्लास में ही बताया था। अब खत्म होने वाला है क्या लीडर बोल, देखोगे एक सवाल और है, खत्म हो जाएगा। तिरपन % लोग सही जवाब दे रहे हैं। कल ही बताया था कि जो है क्या कहते हैं, विलय पत्र लेके सरदार पटेल के साथ बीपी मेनन टहल रहे थे। माउंटबेटन ने भी भूमिका निभाई थी, है ना? माउंटबेटन ने भी भूमिका निभाई थी। हरि सिंह को जाके माउंटबेटन ने समझाया था। हरि सिंह को भी जाके माउंटबेटन ने समझाया था कि भैया हरि सिंह मान जाओ। हरि सिंह ने माउंटबेटन को कहा था सर पेट में दर्द है, सुबह मिला ही नहीं था, शाम को मिला था और सुबह नहीं मिला था, बोला पेट में दर्द है ना? हाँ, तो बीपी मेनन साहब रिजाइन करने के लिए गए थे, लेकिन इनको जो है क्या कहते हैं, पटेल साहब ने कहा था कि भैया आप रहिए, आपका योगदान बहुत जरूरी है। अब बीपी मेनन साहब ने जो है सरदार पटेल के साथ एकदम, जोधपुर के राजा ने इनके ऊपर बंदूक तक तान दी थी बीपी मेनन के ऊपर, जोधपुर के महाराजा ने। माउंटबेटन देख भी लिए थे, बीपी मेनन ने कहा था देखो 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 ये आदमी बंदूक तान रहा है, ठीक है देख लो साहब गवर्नर जनरल साहब, ठीक है। तो ये भी हुआ था। तो दोनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। चलिए अंतिम सवाल है आपका, इसीलिए सरल है, बाकी सारे कठिन सवालों का जवाब आप लोगों ने दे दिया। ये भी बहुत सरल सवाल है, किन 3 रियासतों ने ज्यादा दर्द दिया हमको? बाकी सारी रियासतों यानी सारी की सारी प्रिंसली स्टेट को हमने मिला लिया था, है ना? सरदार पटेल एक हाथ में रसगुल्ला और एक हाथ में क्या, एक हाथ में तलवार लेके निकले थे। जिसको मन किया रसगुल्ला खिलाया, जिसको मन किया तलवार दिखाया। हाँ, जो जिस हिसाब से माने उस हिसाब से मना लिया गया। लेकिन 3 ऐसी देसी रियासतें थी जिन्होंने हाँ थोड़ा दर्द दिया था, लास्ट तक दर्द दिया जिन्होंने। एक हैदराबाद, एक जम्मू एंड कश्मीर, और एक कौन? जूनागढ़। अभी भी गलत कर रहे हैं, बता दिया तभी भी गलत कर रहे हैं। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था? जनमत के द्वारा मिलाया गया था। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था? जूनागढ़ को जनमत के द्वारा मिलाया गया था, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, और कौन बचा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा मिलाया गया था, यानी विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। कल्पना तुम्हारा एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ? तस्मिया और नोबिता, आप लोग टॉपर रहे हैं, आप लोगों को बधाई। कल्पना, अदनान, राजन, सौम्या सेकंड टॉपर, आप लोगों को भी ढेर सारी बधाई। और आस्था, दुर्गा और को ये लोग थर्ड टॉपर रहे, आप लोग को भी बधाई। जावेद भाई आपका नाम भी आ गया लीडर बोर्ड में आज, क्या बात है, आपको भी ढेर सारी बधाई। अच्छा लिबर्टी वाला गलत हुआ। हमारे प्रश्न अलग होते हैं, रात 10 बजे आया करो। आज तो थोड़ा सरल है क्योंकि आज क्लास 7 बजे थी। अब तुम 10 बजे आना, तुमको और अलग दिखेगा कभी कभी, है ना? कभी कभी जिस दिन हम बढ़िया जिस दिन बढ़िया ठूस के बैठे रहते हैं ना, उस दिन प्रश्न और कठिन होते हैं। जिस दिन खाना कम मिला रहता है दिन भर में, उस दिन प्रश्न सरल होते हैं। जिस दिन मास्टर ने एकदम कस के ठूसा है, उस दिन प्रश्न बहुत गलत होंगे, जान लो। 10 बजे आज क्लास नहीं है भाई, आज नहीं है, क्या चाहते हो? आज 10 बजे क्लास नहीं है। खैर आप लोगों को अगर किसी को क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं भैया। 7,000 रुपया 1 साल का है और 8,400 रुपया 2 साल का है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। और ये कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, एपल 10 रेफरल कोड सर। हाँ, आप लोगों का इतना प्यार देख के अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज राइट योर वैल्यूएबल फीडबैक। मिलते हैं सुबह, ठीक है? हाँ, आप सभी को शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है? आगे बढ़िए, समाज की प्रगति में योगदान दीजिए। पॉलिटी खत्म हो तो फिर हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं भैया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।